हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स है एक और चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट, ये जैसे ही नाम आप सुनते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती है। जैसे आप सोचते होंगे कि बल्ब जल रहा है, फैंस चल रहे हैं, कूलर्स चल रहे हैं, एसीज रन कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें इसीलिए ही चलती हैं क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से है, कैसे हमारे घर तक आ जाता है, क्योंकि हम तो नहीं बनाते, फिर कहाँ से आता है, तो इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है, और वो ये है कि आप हमें हमारी ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। आपको हमारी ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, और क्या चाहिए। इसके साथ साथ रेफर एंड अर्न 24/7 फ्री एक्सेस, मतलब कि बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी ऐप में मिलते हैं। साथ ही साथ आप हमें वेबसाइट के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर 6 to 12 के सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं। साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब करंट और इट्स इफेक्ट मतलब कि करंट के फ्लो होने के बाद होने वाली चीज़ें, उसके बाद के होने वाले इफेक्ट्स, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके तो जैसा मैंने आपसे कहा कि करंट आता कहाँ से है, तो हमारे आसपास अलग अलग तरीके की एनर्जी है। जैसे सोलर एनर्जी जो सन देता है, हाइड्रो एनर्जी मतलब कि पानी से मिलने वाली एनर्जी, विंड एनर्जी मतलब कि हवा से मिलने वाली एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जो हैं इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एनर्जी के से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में। जैसे हम इन सारी एनर्जीज की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती कहाँ पे है, तो ये बनती है पावर स्टेशंस पे। ठीक है, तो भाई जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं उसका नाम क्या होगा, जो पानी की मदद से। अगर मैंने यहाँ लिखा हाइड्रो, हाइड्रो पावर स्टेशन मतलब कि जो पानी की मदद से बिजली बनाते हो। अगर मैंने सोलर पावर स्टेशन लिखा, क्या लिखा, सोलर पावर स्टेशन, तो ये क्या करेंगे, सन की लाइट से, सन की लाइट से आपकी मदद करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैंने विंड एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे पावर स्टेशन जो कि इनकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि हमने हाइड्रो पावर एनर्जी पावर स्टेशन की बात की, तो पानी की मदद से ये कैसे बिजली बनाते हैं, तो आप सबने टरबाइन का नाम सुना होगा। तो टरबाइन के ऊपर बहुत तेज़ी से पानी को छोड़ा जाता है। ये टरबाइन घूमता है और घूम करके हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है छोटे छोटे पावर स्टेशंस पे। ठीक है, इन पावर स्टेशन में इस तरह से आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन होती है। इस ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ये आपके घर के या शहर के पास लगे हुए सब स्टेशन तक पहुंचती है। ठीक है, ये सब स्टेशन से फिर ये आपके अलग अलग एरियाज़ में प्रेजेंट पावर स्टेशन पे जाती है। ठीक है, पावर स्टेशन जो कि आपके एरियाज़ के पास होते हैं, और इन एरिया के पावर स्टेशन से फिर ये जो करंट है, बिजली है, वो आपके घर के पास, आपने एक डब्बा देखा है ट्रांसफार्मर, उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, वहाँ तक आती है। और ट्रांसफार्मर फिर इसे स्टेप डाउन करके आपके घर तक पहुँचाता है। क्या आप सब जानते हैं कि आपके घर में कितना वोल्टेज सप्लाई आता है, कितनी एनर्जी आती है, तो हमारे घर में 230 वोल्ट की एनर्जी आती है, जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलती है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, और सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ओके, सो यू माइट हैव ट्राइड द गेम जिसका नाम है हाउ स्टडी इज योर हैंड, सजेस्टेड इन चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6। ठीक है, आपने क्लास 6 में ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें आपसे पूछा होगा कि आपका हैंड कितना स्टडी रह सकता है। ठीक है, पहली एंड भूजो हैड ऑल्सो सेटअप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन 6th क्लास। दे हैड लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दिस। अब देखिए, आपने क्लास 6 में एक ऐसे सर्किट को ड्रॉ किया, एक ऐसा सर्किट जिसमें कि आपने एक सेल लिया था। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें आपने 2 थर्माकोल के ऊपर ऐसे 2 आयरन नेल को लिया और साथ में एक की को यहाँ पर हैंग किया।
ठीक है, और इसके साथ में आपने अटैच कर दिया बल्ब, तो आपने देखा कि जो बल्ब था छोटा सा वो ग्लो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो यस, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप। अब क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक ऐसा पाथ जो पूरी तरह से बंद है। और क्लोज्ड लूप इसलिए होता है क्योंकि क्लोज्ड लूप में ही करंट फ्लो करता है। अगर कोई लूप ऐसा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब आपने इस तरीके का डायग्राम बनाया तो आपने देखा कि ये जो सर्किट है वो पूरी तरह से क्लोज है। ये देखिए, पूरी तरह से आपका सर्किट कैसा था? क्लोज था, कहीं से भी ओपन नहीं था। लेकिन अगर मैं इस पिन के कनेक्शन में से इस वाले पोर्शन को हटा देती तो क्या होता? तो क्या ये सर्किट क्लोज रह पाता? नहीं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड लूप, है ना, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, एक ऐसा क्लोज लूप जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, फ्लो करना मतलब कि बहना, है ना। तो करंट क्या होता है? करंट का मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, करंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रनिंग इज नोन एज करंट। जब आप बोलते हो इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? हम सब आपको बताएंगे अभी कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो। तो चार्ज का फ्लो कहलाता है करंट, और ये करंट जब किसी क्लोज पाथ में फ्लो करता है तो उस क्लोज पाथ को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे के सारे क्लोज्ड लूप पे ही काम करते होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ैन है, आपको इस फ़ैन को चलाना है, तो फ़ैन किससे कनेक्टेड होगा बच्चों? फ़ैन में से दो वायर जाएंगे जो कि आपके स्विच बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों वायर उससे निकल करके कहाँ कनेक्ट होते हैं? स्विच वायर में। तो यह आपका एक क्लोज लूप है। अगर मैं बात करूँ आपके घर के रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर भी कैसा होता है? जो कि दो वायर उसमें निकलते हैं और वो भी कैसे होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो हर एक में से, हर एक अप्लायंस में से 2 या 3 वायर जाते हैं और ये जाकर के क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड सर्किट ही बनाते हैं। और इस क्लोज्ड सर्किट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, सो पहली बात तो हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है अ क्लोज्ड लूप थ्रू विच द करंट फ्लोज। लेकिन अब देखिए कि अगर मुझे बार बार ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना पड़े, या फिर जैसा मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था कि एक फ़ैन लगा दिया, मान लीजिए कि मुझे टेलीविज़न बनाना है, तो पहले टेलीविज़न बनाऊंगी, फिर वायर्स बनाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं अपना स्विच बोर्ड बनाऊंगी, तो ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी करना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टडी करने के लिए हम उसके सिंबल्स को बनाते हैं। सिंबल्स मतलब कि कुछ कुछ मेन चीज़ें, जैसे हर एक सर्किट में क्या कॉमन होता है बच्चों? हर एक सर्किट में एक लोड होता है। क्या होता है? लोड। अब ये लोड क्या है? जिसको आपको चलाना है, जिसको आपको रन करना है। जैसे टेलीविज़न सेट है, एसी है, या मिक्सर है, ठीक है, या आपका बल्ब है, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो लोड है। तो हमें हर चीज़ के लिए एक ही सिंबल का यूज़ करना चाहिए। तो एक होता है लोड, ठीक है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इन लोड में हम बल्ब का सिंबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी जब आप पढ़ते हो 7th क्लास में तो आप सिर्फ बल्ब का ही स्ट्रक्चर बनाते हो, बल्ब के ही स्टडी करते हो। तो हम लोड की जगह बल्ब लगाते हैं और बल्ब को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा मुझे और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या चाहिए है? वायर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स। का पूरा नाम क्या होता है? कनेक्टिंग वायर। तो मुझे कनेक्टिंग वायर चाहिए है, तो कनेक्टिंग वायर कैसे होंगे भाई? एक सिंपल लाइन इस तरह से होगी। अब अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा होगा तो आप इसे इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होगा? स्विच, ठीक है, आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगा होता है, तो स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि ये ओपन स्विच है, इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड स्विच है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैटरी या सेल की, अब हमारे घर में जो करंट आता है ना, वो करंट होता है एसी,
है ना, और जो हमारी एक बैटरी देती है वो देती है डीसी। अब ये एसी और डीसी क्या है, ये आप 10th या 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। इसके लिए अभी हम सिर्फ बैटरी मानते हैं कि बैटरी हमें करंट दे रही है। तो बैटरी का सिंबल कैसा बनता है, ये इस तरह से, और जो आपके टॉय में सेल लगती है उसका ऐसा, ठीक है। सो दीज आर द सिंबल्स जिसकी मदद से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल हमने बनाए। सम कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स आर शोन, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स, हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हेयर। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आप सिंबल देखने वाले हो अभी, ठीक है, तो ये जो जितने भी सिंबल्स हैं, है ना, इन सिंबल्स का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, फोटो आपको दिखाती हूँ, ये सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल्स कई कई बुक में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो यही सारे सिंबल्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। चलिए तो वन बाय वन एक बार सारे सिंबल्स को पढ़ते हैं। सो लुक एट द सिंबल केयरफुली इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ इलेक्ट्रिक सेल की, तो मैंने यहाँ जानबूझ के फोटो नहीं लगाई ताकि आप खुद ड्रॉ करें। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। किसका सिंबल है ये, सिंबल ऑफ सेल, ठीक है। अब इस सेल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये देखते हो कि भाई दो तरह की लाइन बनी हुई है, दो लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव साइन को, और ये जो छोटी है वो आपके नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करती है। आपने 6th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था, और उस सेल में एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव बना हुआ था। तो बस सेल के इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम हमारे सेल के सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो लुक एट द सिंबल केयरफुली इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल। नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन. Do you recall the electric cell has a positive terminal and negative terminal? Yes, we can recognize that we have a 2 points, 2 terminals in a cell. उन्हीं cells के points को हम symbols के form में इस तरह से represent करते हैं. Okay, now in the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal and the thicker and shorter line. और ये जो thicker और shorter line होती है, it represents the negative terminal. ओके, तो हमारे सेल में दो लाइंस होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव को, और जो छोटी थिकर लाइन होती है, मोटी, छोटी पर मोटी, वो आपकी नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो पहला सिंबल आपको याद रहेगा सेल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। For switch, the on position and the off position are represented by these symbols. ये मैं आपको सिंबल बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। So this is the symbol for switch. ये किसका सिंबल है बच्चों, स्विच का सिंबल है। अब यहाँ पे जब आप स्विच को ऑन करते हो मतलब कि फ़ैन को चलाने के लिए आपने ऑन किया, तो ये है कंडीशन ऑन की, और ये कंडीशन होती है ऑफ की। हम जब और आगे बढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये है ओपन स्विच। क्या है बेटा, ये ओपन स्विच, और ये क्या है, ये है क्लोज्ड स्विच, ठीक है। हम इसे ओपन और इसे क्लोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने आपके क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मेरे सर्किट में ऐसा एक बल्ब लगा हुआ था और मैंने यहाँ पे स्विच लगाया। अब ये स्विच को मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या करंट जो आएगा वो आगे जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब कि गेट कैसा है, ओपन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपन स्विच। और इस कंडीशन में आपका सर्किट ऑफ रहता है, ठीक है। वहीं अगर मैंने एक बल्ब लगाया इस तरह से, ठीक है, और इसके साथ एक स्विच लगाया, कैसा स्विच लगाया बच्चे, ये मान लीजिए आपका बल्ब है और ये स्विच कैसा है, ऐसा है, मतलब कि क्लोज्ड स्विच है। क्लोज्ड स्विच मतलब कि पुल बना हुआ है, और इस पुल से आपका करंट आपके सर्किट में इजीली फ्लो करेगा। तो ये आपका ऑन कंडीशन को बताता है। तो भाई स्विच क्या होता है, स्विच इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट। स्विच क्या करता है, आपके करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। तो जब ऑन रहेगा तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे, और ऑफ रहेगा तो ऊपर वाले सिंबल का आप यूज़ करते हैं।
तो चलिए, तो स्विच के सिंबल के बारे में हमने जाना. नाउ a battery and its symbol are also shown. Do you know what a battery is? चलिए, अब सबसे पहले हम बैटरी की बात करें. तो बैटरी क्या होती है बेटा? सो बैटरी यहाँ पे आपको दिख रही है. तो आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी जो है वो 2 सेल को मिला करके बनाई हुई है. एक सेल यहाँ है और दूसरी सेल यहाँ पर है. तो मतलब कि बैटरी क्या होती है? जैसे कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज़? तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोवाइड वोल्टेज इन अ सर्किट. क्या होता है? बैटरी क्या होती है बच्चों? बैटरी इज़ अ डिवाइस. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैटरी क्या है? It is a device which is used to provide voltage और सप्लाई मतलब कि वोल्टेज या करंट का देना. सप्लाई इन अ सर्किट. ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है. And it is a combination of two or more cell. ठीक है, तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज अ डिवाइस जो कि आपके सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करती है. प्लस बैटरी जो है वो सेल से बनती है. जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर दिया तो उससे बैटरी बन जाती है. इसीलिए अगर मैं बात करूँ उस इलेक्ट्रिक सेल की, तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा था? ऐसा. ठीक है, लेकिन अगर मुझे बैटरी का सिंबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल. 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिला करके हम बैटरी बनाते हैं. तो इसका मतलब कि इसका सेल का सिंबल कैसा हो जाएगा बैटरी का? ऐसा. अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ध्यान से देखिए. एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल. 1 2 3 तीनों सेल्स को मैंने कैसे कनेक्ट किया है? नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ. कभी भी कोई भी इस तरह से सेल को कनेक्ट नहीं करेगा कि आपने नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया या फिर आप इस तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ये कनेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से गलत है. ये कनेक्शन आपका सही है. ये क्यों गलत है? क्योंकि करंट को आपकी पोलैरिटी में डिफरेंस चाहिए होता है. पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव. जब तक उसको बार बार पॉजिटिव नेगेटिव ना दिखे वो फ्लो नहीं करेगा. करंट का फ्लो करता है जब एक एंड पे पॉजिटिव होता है और एक एंड पे नेगेटिव. तो अगर आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो याद रखना है कि हमेशा सेल को, मान लीजिए आपके पास एक सेल है तो यहाँ पे दूसरी सेल लगाएंगे, लेकिन इस नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव लगाएंगे, फिर इस नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव लगाएंगे. कभी भी सेल को आपको इस तरह से कनेक्ट नहीं करना है. ये गलत है. ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि आपने नेगेटिव और नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया और यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं. तो ये आपका कॉम्बिनेशन गलत है. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है. ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं और इसी तरह से हमें बैटरी का सिंबल बनाना है और इसी तरह से बैटरी बननी चाहिए. ठीक है, सो A battery and its symbol are also shown in figure. And आपको पता है कि बैटरी क्या कर सकती है, तो आप बता सकते हैं. So we connect 2 or more cell together and the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. ठीक है, तो ये आपके बुक से ही है, आपको देखना है ध्यान से. Such a combination of 2 or more cell is called a battery. तो बैटरी क्या होती है? Combination of 2 or more cell is a battery. ठीक है, चलिए अब बाकी एक्स्ट्रा भी मैंने बताया कि आप बैटरी के बारे में और क्या बता सकते हैं. ठीक है, सो मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेस बैटरी. अब आपको सबको पता है कि हमारे घर में हम बहुत सारी चीज़ों में बैटरी का यूज़ करते हैं. हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सारे टॉयज़ होते हैं हम उसमें बैटरी लगाते हैं. अब बैटरी ना 2 तरीके से आती है. एक तो केमिकल कंपोजिशन वाली जिसकी बार बार केमिकल ख़त्म हो जाता है, जिसको आपको बार बार फेंकना पड़ता है. बैटरी के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर केमिकल होता है. क्या होता है बच्चों? सेल के अंदर सेल कंसिस्ट ऑफ केमिकल. सेल के अंदर क्या है? केमिकल है. ये केमिकल आपका
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जितना केमिकल होता है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती जाती है। और आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद अपन बोलते हैं सेल खराब हो गया, सेल डाउन हो गई है। इसका मतलब क्या कि उसका केमिकल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी पर काम करती है, केमिकल को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। अब आजकल चार्जेबल बैटरीज भी आने लगी है। आपको क्या करना पड़ता है, सेल को बार बार चार्ज करना पड़ता है। अब वो बार बार उसका जो केमिकल है वो चार्ज होके उसके अंदर चार्ज स्टोर होता जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में बार बार कन्वर्ट होता जाता है। जैसे केमिकल इलेक्ट्रिकल में होता है, वैसी जो चार्जेबल बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज केमिकल में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, सो मैनी डिवाइसेज हमारे घर में ऐसे हैं जिसमें हम बैटरीज का यूज़ करते हैं। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेज द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन आफ्टर द अदर and sometimes the cell are placed side by side. Then how are the terminal of the cell connected? ठीक है, देखिए क्या होता है कि in some of the devices the electrical cell are not always placed one after other. कई बार क्या होता है कि इस तरह से हम सेल्स को कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, एंड समटाइम द सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, और किसी में हम साइड बाय साइड करते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, तो सेल के टर्मिनल्स कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो देखिए, लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस देयर इज अ यूजुअली थिक वायर ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप 2-3 सेल लगाते हो, तो कैसे लगाते हो, या तो इस तरह से कनेक्ट करके लगाओगे, अदरवाइज आप कैसे लगाते हो, जैसे कि 2 इस तरह से आपके बॉक्स बने होते हैं, एक सेल को आप यहाँ लगा दिया, एक सेल को आपने यहाँ लगा दिया। तो ये ऐसे लगाते हैं, तो दोनों तो कॉम्बिनेशन में नहीं, फिर काम कैसे करेंगी। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे इसमें एक मेटल का स्ट्रैप लगा होता है, छोटा सा ऐसा उठा हुआ, अलग ही आपको दिख जाएगा, और एक साइड पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट वाला, फ्लैट वाला दिखाई देता है। ठीक है, तो देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. तो ये जो स्ट्रेप है ये क्या करता है, बेसिकली आपके इसको नेगेटिव से कनेक्ट करता है, और इंटरनल कनेक्शन ही उनका इस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा है ना, यहाँ पे मेटल का स्ट्रैप है, तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मेटल का स्ट्रैप है और एक यहाँ पे है। तो हमने क्या किया, सेल का पॉजिटिव इस तरह से कनेक्ट किया और इस साइड का इस तरह से। तो ये जो है ना, ये अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती हैं। तो ये बैटरीज को ना बाहर से हमें नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही पॉजिटिव को नेगेटिव से ये ऑलरेडी कनेक्ट करके रखती हैं। ठीक है ना। सो देयर इज़ अ यूजुअली थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल. In order to help you to place the cell correctly in the battery compartment, positive and negative symbols are usually printed. और साथ ही साथ अगर आपको जिस भी डिवाइस में अपने सेल को या बैटरी को कनेक्ट करना है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रैप दिख रहा हो सकता है किसी में ना भी हो, समझ में ना आए, तो उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगे होते हैं। पॉजिटिव मतलब कि आपको वहाँ पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव मतलब वहाँ पे नेगेटिव साइन की आपको साइड का, सेल का साइड रखना है। ठीक है, चल, हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटी, यू मे मेक अ सेल होल्डर एंड यूजिंग अ वुडन ब्लॉक। अब मान लीजिए कि मुझे वुडन ब्लॉक का यूज़ करके सेल होल्डर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर एक मेटल का स्ट्रिप लूँगी और उसको इस तरह से कनेक्ट करूँगी, ऐसा कनेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेल का पॉजिटिव रखूँगी और दूसरे सेल का नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव बना दूँगी, तो ये बन गया मेरा सेल होल्डर। ठीक है, बेसिकली ये पूरा आपके पॉजिटिव की तरह और ये जो है ये नेगेटिव के तरह काम करेगा, और इस तरह से आप सेल होल्डर को बना सकते हो। ठीक है, तो रबर बैंड का यूज़ क्यों किया यहाँ पे हमने, रबर बैंड का यूज़ इसलिए किया है इसको पकड़ने के लिए ताकि ये स्टेबल रहे। और रबर ही क्यों लगाया है, क्योंकि रबर जो है ये एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, जब आप इन दोनों के बीच में इसको लगाओगे तो कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आपको अगर होल्डर बनाना है तो वुडन ब्लॉक में 2 मेटल स्ट्रैप्स रखेंगे, उन मेटल स्ट्रैप्स को रबर बैंड से बांध देंगे, बीच में बैटरी लगा देंगे, दोनों को कनेक्ट करके रखेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, इसलिए पॉजिटिव के जैसा, और ये नेगेटिव के जैसा बिहेव करेगा। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बल्ब में देना है, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है, तो कैसे देंगे, तो आप 2 वायर लेंगे कॉपर के, एक को यहाँ कनेक्ट करोगे, एक को यहाँ, और उस वायर को मेटल आपके इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दोगे, दैट्स इट, और आपका बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ओके,
इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप रबर बैंड लगाएं तो वो मेटल की स्ट्रिप्स को लूज ना रख करके टाइट रखें, ठीक है। You could also buy cell holder from the market for making batteries of 2 or more electric cell। अगर आपको बैटरी बनाना है तो इस तरह से मार्केट में अलग से बैटरी होल्डर्स मिलते हैं। तो मान लीजिए कि आप आपका कोई स्कूल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें एक सिंगल सेल से काम नहीं चल रहा है, आप सोच रहे हो कि यार मल्टीपल सेल लगाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ज़्यादा प्रॉपरली कोई भी आपका डिवाइस वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको होल्डर जो है मार्केट से परचेस करना है। इन होल्डर्स में ऑलरेडी अलग अलग क्या बोलते हैं स्लॉट्स बने होते हैं, और इन स्लॉट्स में आप बैटरीज को लगा करके इसको बैटरी के सेल्स को लगा करके बैटरी की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, सो place the cell in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑल्टरनेट बना हुआ है, अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव रखोगे, ठीक है, और तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव रखते हो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लगाना। तो इस तरह से आपको इसे प्रॉपरली ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट करना है। ऑल्टरनेटिवली क्यों कनेक्ट करना है, ताकि हम प्रॉपरली पॉजिटिव नेगेटिव को लगा करके बैटरी बना सके, क्योंकि अभी हमने देखा, ठीक है। चलिए, अब इस तरीके की ट्रक बैटरी एंड इट्स कट आउट। ट्रक बैटरी आपने आपके घर में देखी होगी, तो ये क्या करती है भाई, तो पहली एंड वो जो वंडर whether the batteries used in tractor, truck and inverters are also made up from cell, then why it is called a battery? Can you help them to find the answer to this question? अब देखिए, हमारे घरों में या फिर जो ट्रक में जो बैटरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी बैटरीज होती हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे सेल में पाउडर फॉर्म में केमिकल होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से इन सेल की बैटरीज में बहुत सारा केमिकल भरा होता है। जितना ज़्यादा केमिकल होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है। तो हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो इन्वर्टर्स के पास बैटरीज लगी होती हैं, वो इतनी हैवी बैटरीज होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल है। तो येस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बैटरी, लेकिन जिसमें केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है, ठीक है। सो देन व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी, तो हम इसीलिए बैटरी कहते हैं इसे। हम इसे बैटरी क्यों कहते हैं, ये सेल की तरह है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इनको नज़र नहीं आ रहा है, इसमें भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव, सारे टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन ये जो है ये हैवी वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये also it is a device which convert chemical energy into electrical energy, और इस तरह से हमारे घर में हमारी बैटरी हमारे ट्रक को, इन्वर्टर्स को ये सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलो, so connect a piece of wire each to the 2 metal clips on the cell holder, your battery is ready for use। अब देखो, मेटल की क्लिप आप लगा दीजिए और आपका मेटल होल्डर जो है वो बिल्कुल तैयार है। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज, कैसा होता है सिंबल, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस तरह से हम सिंबल का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कनेक्ट हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ना हो। नेक्स्ट इज ओके, अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की, दैट इज एक्टिविटी 10.1। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। अब आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। अब आप सिमिलर जो क्या बोलते हैं सिमिलर सर्किट जो 6th क्लास में भी आपने यूज़ किया, अभी भी आपको करना है। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। बिल्कुल हमें याद है कि जब जब हमने ऑन पोजीशन में स्विच को रखा था, ऑन पोजीशन मतलब कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तब हमारा बल्ब ग्लो करता था। और जब बल्ब हमारा स्विच से कनेक्टेड नहीं होता था तो ऑफ पोजीशन में रहता था। ओके, नाउ कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम of this circuit using a symbol। Is your diagram similar to the one shown in figure 10.8? चलिए, क्या आपने जो फिगर बनाया है, जो अब आप बनाओगे इसके बाद, क्या वो इसकी तरह है जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इस सर्किट में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ, हमें सेल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे स्विच के साथ में कनेक्टिंग वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। अब इन सबकी हेल्प से हमें एक सर्किट बनाना है। सर्किट कैसा होता है, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो सर्किट बनाने के लिए आप क्या करोगे, सेल बनाओगे, सेल बनाने के बाद आप एक बल्ब लगाओगे, बल्ब लगाने के बाद आप एक स्विच लगाओगे, ठीक है। तो आप इस तरह से सर्किट बनाओगे तो भी सही है,
अगर आप बल्ब को ऊपर लगाते हो तो भी सही है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बल्ब को यहाँ लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाए। आप कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो अगर आपका सर्किट ऐसा बना है तो भी सही है, ऐसा बना है तो भी ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। It is much easier to draw the circuit diagram using symbol. Yes, it is very easy because अगर मैं सेल बनाऊंगी, सेल बनाने के बाद बैटरी बनाऊंगी तो it is very very difficult for me to draw. लेकिन अगर मेरे पास सिंबल है तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से डायग्राम बना सकती हूँ। Therefore we generally represent the electric circuit by its circuit diagram. ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम के, जब भी हमें सर्किट डायग्राम बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, तो हम सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं। सो इट इज़ आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम, इन विच वे इट इज़ डिफरेंट। तो अब ये किस तरीके से डिफरेंट है बताइए। ये और ये डायग्राम, ये जो नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ, ये दोनों अलग हैं। तो कैसे अलग हैं, तो भाई यहाँ पे जो स्विच है वो आपका कैसा है, ऑफ पोजिशन पे है या फिर ओपन है ना। आपका जो सर्किट है ऑफ है और ओपन है, और इस वाले डायग्राम में जो स्विच है वो क्लोज्ड है और कैसा है, ऑन पोजीशन में है। ठीक है ना, तो ये दोनों डायग्राम्स में बस यही डिफरेंस है। ठीक है ना, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। रिकॉल द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। अब ये देखिए एक छोटी सी बात है कि भाई जब भी आपका स्विच ओपन होगा तो कैसे ये वर्क करेगा। स्विच को क्लोज्ड होना ज़रूरी है। क्लोज होने का मतलब इस पोजीशन में स्विच का होना ज़रूरी है। जब स्विच क्लोज होगा तभी सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो जी हाँ, जब ओपन कंडीशन में है तब करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब क्लोज होगा मतलब कि आपका ऑन होगा स्विच, तब ही करंट फ्लो करता है। ये ओपन, ऑफ, ऑन, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। यस, अब कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या हम ये जो बैटरी है उसे ऊपर लगाएं, स्विच को यहाँ लगा सकते हैं, क्या बैटरी के बिल्कुल बाजू में लगा सकते हैं। भाई आप कहीं भी लगा सकते हो, आप इसे बल्ब के पास भी लगा सकते हो। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल। आप स्विच को कहीं भी प्लेस कर सकते हो, और स्विच को इसलिए कहीं भी प्लेस किया जा सकता है क्योंकि स्विच का काम क्या है, स्विच का काम है सर्किट को कंप्लीट करना या इनकम्प्लीट करना। कंप्लीट का मतलब जब आपका स्विच ओपन होता है तो सर्किट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि अगर बैटरी लगाओगे तो करंट को बहने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और कंप्लीट कब होता है, जब सर्किट आपका क्लोज रहता है, मतलब कि आपने सर्किट को करंट को फ्लो करने का रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, सो इन दिस कंडीशन करंट विल फ्लो। सो व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट इज देन सेट टू बी closed and the current flows through the circuit instantly. अगर आपसे कोई पूछे कि what do you mean by closed circuit and what do you mean by open circuit, so you need to answer that when the circuit is completely closed, that means when the switch is in on position, then we say that the circuit is closed circuit. And when the circuit is in off position, that is circuit is open, then we say that the circuit is open. Okay, next. When the switch is off the position, the circuit is incomplete. It is said to be open and no current will flow through any part of the circuit. तो जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन पे होता है तो स्विच ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन पे है, सर्किट ओपन है, और इस कंडीशन में कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है 10.1, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है। यस, हम बल्ब के बारे में पढ़ने वाले होंगे। हम सबके घरों में बल्ब का यूज़ कहीं ना कहीं तो अभी भी होता है। हालांकि हम CFL बल्ब्स का यूज़ करते हैं, इस तरह के बल्ब्स आपने कम ही देखे होंगे, लेकिन ये आपके गार्डन एरिया में या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस बल्ब के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा फिलामेंट जैसा एक वायर लगा होता है, बहुत ही पतला सा वायर लगा होता है। तो हम इसी बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ये यूज़ करता है। So, in the bulb there is a thin wire called the filament. बल्ब के अंदर के पतले से वायर को आप फिलामेंट कहते हो, which glows when an electric current passing through it.
जनरली ये जो वायर होता है वो टंगस्टन का वायर होता है। कौन सा होता है बच्चे? टंगस्टन। टंगस्टन का वायर बहुत ही डेलिकेट होता है कि जब इस पर कोई भी करंट जाएगा तो ये गर्म होकर के ग्लो करना, मतलब कि लाइट को इमिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ग्लो करने के कारण ही ये जो आपने बाहर ये जो ग्लास का केस लगाया हुआ है, इस ग्लास के केस में वो लाइट रहती है और वो लाइट आपको हर जगह दिखाई देती है, ठीक है। सो When the bulb get fused, its filament is broken. अब बल्ब फ्यूज कब होता है? जब ये जो फिलामेंट है जो आपको इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट फिलामेंट है जो कि बल्ब के अंदर लगा हुआ है। लेकिन अगर ये जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका जो फिलामेंट है वो ब्रेक है तो दैट मीन्स कि आपका बल्ब फ्यूज़ है। आपने कई बार सुना होगा कि यार बल्ब फ्यूज़ हो गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कनेक्शन है इनके बीच का, ये टूटा हुआ होता है, ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ नहीं होता, और उस केस में हम कहते हैं कि फिलामेंट आपका इनकम्प्लीट है, बल्ब में लाइट नहीं होगी और बल्ब फ्यूज्ड हो चुका है। नेवर टच द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए बल्ब की बात कर रही हूँ, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स जाकर के फटाफट से बल्ब को टच करना शुरू कर दें जो जल रहा होगा, और उसमें देखना शुरू कर देंगे कि टंगस्टन का वायर कहाँ है। बट यहाँ पे एक प्रिकॉशन आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन, इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड कैन मे बी गेट बर्न बैडली। अब आपके हाथ जो है वो पूरी तरह से जल सकता है, इसलिए कभी भी किसी ऑन बल्ब को टच ना करें। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई from the main or generator or inverter. You may get an electric shock which may be dangerous. Yes, अगर आपने डायरेक्टली किसी भी सप्लाई को, मेन स्विच को टच कर रहे हो तो वो ध्यान से किसी के साथ में ही देखें, करें और ना छुएं डायरेक्टली, अदरवाइज ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ के बारे में आपकी बुक में बताया गया है उसके लिए कभी भी डायरेक्टली मेन सप्लाई का यूज़ नहीं करना है। मेन सप्लाई मतलब कि आपको स्विच बोर्ड आपके घर में जो है उनका यूज़ नहीं करना है। हर सप्लाई के लिए आप बैटरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मेन सप्लाई देता है वो बैटरी भी दे सकती है आपको। बस हाँ, बल्ब आपको थोड़ा छोटा वोल्टेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट। तो भाई देखिए यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या ज़रूरी है? सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब वो एक क्लोज्ड लूप हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है, उसी तरह से अगर मैं बल्ब का सर्किट बनाऊं तो बल्ब का सर्किट कुछ इस तरह से है कि उसका फिलामेंट जो है ये आपके सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया तो इट इज सीम्स लाइक दिस। तो क्या ये एक कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए अगर फिलामेंट टूटता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। नो, द सर्किट विल नॉट कंप्लीट। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? क्या सर्किट क्लोज नहीं है फिर भी बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा? नहीं करेगा। You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? अब आपने देखा होगा कि भाई लाइट तो दे रहा है लेकिन साथ में हीट भी होती है, तभी तो गर्म हो रहा है। अभी गर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ करंट। अब कैसे ये करंट इसे गर्म कर देता है, चलिए जानेंगे एक्टिविटीज़ के साथ में। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through the conductor become hot after some time and produces heat. देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने यहाँ पे बल्ब का एक्सपेरिमेंट किया। बल्ब से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से फिलामेंट आपका जलता है, ग्लो करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बल्ब है वो हीटअप हो जाता है। तो हीटअप हो रहा है मतलब कि करंट हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब यह है इसका हीटिंग इफेक्ट। तो जी हाँ, अब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट को पास करोगे, कोई भी कंडक्टर हो, थोड़े समय के बाद आप उसे टच करके देखोगे करंट को बंद करने के बाद, तो वो गर्म लगेगा, आपको थोड़ा सा हॉट लगेगा और कई बार इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आप उसे टच नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ना करंट को अपोज करता है कि नहीं, मैं आपको ज़्यादा नहीं फ्लो करने दूंगा। अब अपोज करता है लेकिन करंट को तो आगे जाना है, तो ये करंट को आगे भेजता है लेकिन उसके कुछ अमाउंट को कम कर देता है। मान लीजिए कि 5 एम्पियर करंट जा रहा है लेकिन इससे सिर्फ 4.5 भेजा, बाकी के 0.5 का क्या हुआ? तो इस बाकी के 0.5 को ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, बाहर निकालता है। सो
When electric current passes through the conductor become hot after some time and produces heat. This is called the heating effect of electric current. A bulb become hot after it uses for some time. This is because of the heating effect of electric current. So, take an electric cell. अब हम इस चीज़ को चेक करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, 10.2 एक्टिविटी जो बुक में है. ओके, तो टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर, मेक द सर्किट अरेंजमेंट, जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ है. ठीक है, आपको सेल से 2 वायर निकालने हैं, इन दोनों वायर्स को बल्ब के साथ कनेक्ट करना है और एक स्विच लगाना है. स्विच कौन सा लगाएंगे भाई? वही ऑल पिन जो है आपकी, उसका यूज़ कर लीजिए एज अ स्विच. ठीक है, तो जब जब वायर उसमें कनेक्टेड रहेगा तो ये आपका क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा, और जब आप उसमें से वायर को हटा दोगे तो ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, सो डज द बल्ब ग्लो टच द बल्ब. अब अगर आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया है, छोटा सा बल्ब आपको लगाना है, इसे ऑन करके छोड़ देना है. ऑन करके छोड़ेंगे, क्या थोड़े समय के बाद ये जो बल्ब है वो टच करने पर गर्म लगता है ग्लो करने के बाद? तो हमने उसे टच करके देखा. आप भी अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो करके देखिए. अगेन टच द बल्ब, डू यू फील एनी डिफरेंस? चलिए, तो जब आपका टच बल्ब ग्लो करता है तो हमने टच करके देखा तो वो गर्म था, और जब हमने उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया तो वो ठंडा हो गया. फिर से जब मैंने उसे चालू किया तो ये फिर से गर्म हो गया. तो इसका मतलब कि जब जब हम करंट पास कर रहे हैं तब तब हमारा जो बल्ब है वो गर्म हो रहा है. ओके, सो अब एक और सर्किट बनाते हैं. मेक अ सर्किट and take about 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nail. ठीक है, अब नाइक्रोम वायर आपको लेना है और उसे नेल्स के बीच में टाई कर देना है. ठीक है, चलिए, अब पहले तो मैं ना इसको एक्टिविटी 10.3 को बताने के पहले इसको थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगी. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जी हाँ, करंट जो है वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है. करंट की ये प्रॉपर्टी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, अब अगर मैं इस टंगस्टन के वायर की जगह कोई और वायर लगा दूं तो मे बी ये हीट ना करे, तो मैंने इसकी जगह कोई और वायर लगाया. सबसे पहली तो बात कि अगर आप कोई और वायर लगाएंगे तो वो वर्क ही नहीं करेगा. जैसे कि कुछ ऐसे मेटलिक वायर्स होते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं. हर एक वायर हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. जैसे कि अगर मैंने एक एक्टिविटी करी और उसमें मैंने एक नाइक्रोम का वायर लिया. ठीक है, यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, है ना. अब आपको क्या करना है कि बार बार सप्लाई को देना है और इलेक्ट्रिक वायर को फिर टच करके देखना है. अब नाउ स्विच, मतलब कि बार बार ऑन करके ऑफ करके टच करना, पहले ही मत करना. अब पहली बार कि बिना ऑन किए आप इसे टच करके देखेंगे, आपको क्या लगेगा कि वो ठंडा है. नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन. After a few seconds, touch the wire. Do not hold it for a long time. Switch off the current, touch the wire again after a few minutes. Okay, so do not keep the switch in on position for a long time, otherwise सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली. अब हाँ, कोई भी डिवाइस हो जिसमें सेल का आप यूज़ करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आप टॉयज़ में यूज़ करिए, चाहे आप रिमोट्स में यूज़ करिए, कि सेल को ज़्यादा टाइम तक लगा के अगर आप रखेंगे तो सेल आपका धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑन पोजीशन में रहता है. ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सेल का वायर हटा के, और कोई भी टॉय में अगर आपने रखा हुआ है सेल तो उसे निकाल करके किसी बॉक्स में बंद करके रखें. ठीक है, चलिए. द वायर गेट्स हॉट वन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट. तो हमने देखा कि चलिए, हमने जब देखा कि कॉपर वायर गर्म होता है, फिलामेंट वायर गर्म होता है, अब मैंने यहाँ पे नाइक्रोम वायर लगा के देखा तो मैंने देखा कि वो भी गर्म हो रहा है. दैट मीन्स कि वायर नहीं, ये करंट का ही इफेक्ट है. तो जी हाँ, ये करंट का इफेक्ट जो है इसका फिर हमने कई एडवांटेज इसका लिया. क्या एडवांटेज लिया? हमने कई तरीके के अप्लायंसेस बनाए. जैसे कि हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, हमारे घर में हीटर्स होते हैं, प्रेस होती है, गीज़र्स होते हैं. ये सारे के सारे करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं. ओके, तो हम उन्हीं के बारे में अब पढ़ने वाले हैं. सो यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर टू एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग. आप सब ने ये सारी चीज़ें देखी होगी. इनके अंदर एक कॉइल लगी होती है, देख रही है आप सबको, एक कॉइल, एक मोटी सी कॉइल. ठीक है, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट. इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं वैसे. ठीक है, नाउ Bujo could not see the element in an electric iron.
पहली told him that the electrical appliances such as immersion heater, hot plate, iron geyser, electric kettle, hair dryer have elements inside them. Have you ever seen the element in any appliances? तो देखिए एक्चुअल में जब ये सारे अप्लाइंसेस बने होते हैं तो ये तो बॉडी इनकी अलग अलग होती है, किसी की फाइबर बॉडी होती है, अब उसके अंदर क्या लगा होता है, कॉइल, और इस कॉइल के अंदर एक एलिमेंट लगा होता है। जैसे कि अगर आप कभी प्रेस को रिपेयर करने के लिए लेके गए होंगे, आयरन जो आप करते हैं अपने कपड़ों पे, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर इस तरह के का एक एलिमेंट होता है। तो ये वो एलिमेंट है जो कि गर्म होने का काम करता है, ठीक है। सो यू हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, देयर एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट द हीट। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप हीटर चलाते हो, टोस्टर चलाते हो, अवन चलाते हो, तो उनमें एक चीज़ बहुत लाल हो जाती है ना। वहीं अगर मैं किसी और टाइप का मटेरियल यूज़ करूँगी, जैसा कि अभी मैं आगे आपको बताऊँगी, तो वो गर्म होने के बाद ना जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एलिमेंट कैसे होते हैं, ये रेड हॉट हो जाते हैं और लेकिन जलते नहीं हैं। तो ये सारे सर्किट्स में वो एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। हर तरीके के कंडक्टर का नहीं, उस पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं जो कि गर्म होके रेड हॉट होता है और हमें हीट देता है। और कैसे देता है, करंट को लेके हीट एनर्जी देता है। सो The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. अब देखिए कि बल्ब कम हीट प्रोड्यूस करता है, हीटर और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, अवन हीटर के आसपास हीट प्रोड्यूस करता है, प्रेस थोड़ी अलग तरीके की हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि करंट सब में सेम जा रहा है, लेकिन हीट का अमाउंट सबका अलग अलग है। तो ये कैसे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो कॉइल या एलिमेंट का यूज़ कर रहे हो उसकी थिकनेस पे। किस पे डिपेंड करेगा, पहली बात तो मटेरियल पे, लेंथ पे और थिकनेस पे। इन तीन बातों पर आपके सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होना है ये डिपेंड करता है। किस किस चीज़ पे बच्चे, मटेरियल, ठीक है, देन उसके बाद लेंथ एंड थिकनेस। आप थिकनेस को ना एरिया के फॉर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है। आप जब 10th क्लास में आएंगे तो आप ये एक रिलेशन पढ़ोगे रो एल बाय ए, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे किसी सर्किट की थिकनेस अगर ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। तो मतलब इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हीट चाहिए, ज़्यादा वायर लूँगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर थिकनेस प्रॉपर है तो उस हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी। तो हर चीज़ डिपेंड करती है मटेरियल, लेंथ और थिकनेस पे कि कितनी हीट आपको चाहिए है, ठीक है। अब जैसे कि आपने आपके गीज़र में या फिर अवन में देखा होगा तो मोटे वायर्स होते हैं, लंबे होते हैं, वहीं आपकी प्रेस में छोटा सा एलिमेंट लगा होता है। सो द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट. On the other hand, the elements of some electrical appliances become hot that they are easily visible. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर लगा होता है जैसे कि कॉपर वायर, वो इतनी जल्दी गर्म होकर हॉट नहीं होता, लेकिन वहीं पर आपका जो अप्लायंसेस में लगे होते हैं वो गर्म होकर हॉट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में मटेरियल अलग अलग है, इसका एलिमेंट अलग होता है, उसके वायर्स की मटेरियल अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अलग अलग हीट मिलती है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई अगर हीट देता है तो हर जगह से गरम गरम हवा आनी चाहिए, भाई आपके हर जगह तो वायर्स ही लगे हैं, तो नहीं। क्या मैंने अभी आपको बताया कि हीट का प्रोड्यूस होना डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आई होप ये सब क्लियर हो रहा हो। अब भाई ऐसे ही ना सारे सेशंस अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे डाउट सेशंस पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं हम हमारी आगे की एक्टिविटी, जो कि है एक्टिविटी 10.3। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक बल्ब बना हुआ है जिसमें कि एक फिलामेंट ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ये आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ग्लो कर रहा है बल्ब और यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, एक है आपका नॉर्मल बल्ब और एक है आपका इनकंडेंसेंट बल्ब, ठीक है, CFLs, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है, तो इनकंडेंसेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब्स जो कि हमारे घर में पीली लाइट देते हैं या इस तरीके के बने होते हैं, एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटनिंग बट दे ऑल्सो गिव हीट। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर CFL लगा हुआ है इस तरीके का, तो वो कम हॉट होता है, कम गर्म होता है, लेकिन जो बल्ब है वो ज़्यादा गर्म होता है।
It means that the part of electricity consumed is used in producing heat. This is not desirable as it results in the wastage of electricity. हम हमारे घरों में CFL क्यों लगाने लगे? क्योंकि मम्मी पापा बहुत गुस्सा होते थे, यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ वेरी हाई. तो क्यों हाई होता था पहले? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे वो इनकंडेंसेंट बल्ब होते हैं. जितनी ज़्यादा कोई भी डिवाइस हीट को प्रोड्यूस करता है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ करता है. जैसे आपसे कहा जाता है हीटर्स और गीज़र का यूज़ कम किया करो, ज़्यादा बिल आएगा, ज़्यादा बिल आएगा. क्यों ज़्यादा बिल आता है? क्योंकि जो भी डिवाइस हीट को प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा. तो इसीलिए हमारे घर में लाइट की तो हमें सुबह शाम ज़रूरत पड़ती है. भाई आजकल घर बहुत ओपन तो बनते नहीं हैं. तो इससे क्या होता है कि जब इतना बड़े घर में अगर लाइट चाहिए है तो फिर इतनी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी अगर बहुत सारे बल्ब लगाएंगे तो इसीलिए इसका ऑप्शन आया CFLs. ठीक है, ये जो CFLs होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस नहीं करते. इनकंडेंसेंट बल्ब जो है वो हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से वहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा आता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है और जितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. ठीक है, सो द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स एंड compact fluorescent tube lights are better electricity efficient lighting source. इनकंडेंसेंट बल्ब की जगह हम फ्लोरोसेंट या फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, जिसको आप CFL कहते हो, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट. इनका हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लगे होते हैं डायोड्स, दैट इज़ लाइट इमिटिंग डायोड्स. ये डायोड कम एनर्जी का यूज़ करके प्रॉपर आपको लाइट प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है. So for producing a given intensity of light, LED bulb consume less electricity as compared to incandescent bulb or fluorescent tubes or CFL. Thus LED bulbs are much electricity efficient and therefore being preferred. अब देखिए क्या है कि हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट का यूज़ करते थे जिसके अंदर फ्लोरोसेंट होता था. अब इसके बाद हमने LEDs लाए. तो LED और फ्लोरोसेंट ट्यूब में बस इतना फ़र्क है, वहाँ डायोड है, वहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब लगी होती है. इन दोनों में सेम लाइट प्रोड्यूस होती है लेकिन LED और ज़्यादा आपकी एनर्जी इफिशिएंट है. तो हमने कितने तरीके की लाइट पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ी इनकंडेंसेंट लाइट बल्ब जो कि सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं. फिर हमने देखे CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब, और उसके बाद आए LED लाइट इमिटिंग डायोड्स. ये डायोड्स तो बहुत कम एनर्जी लेते हैं और ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं. जितनी CFL करते हैं उतनी ही आपको लाइट दे देते हैं. इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट. ठीक है, अब आपको कोई भी अप्लायंसेज लेने जाते हो तो आप एक मार्क देखते हो उसके पीछे. अगर आपने देखा होगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेते हैं तो आप अगर शॉप पे जाएं उनसे बोलिए कि आप मुझे ISI मार्क वाला और एक बिना ISI मार्क वाला दीजिएगा. आप देखोगे कि बिना ISI मार्क वाला थोड़ा सा सस्ता होता है लेकिन वो वेरी डेंजरस होता है. क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करता है जिससे ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपका बिल ज़्यादा आता है, लॉसेस ज़्यादा आते हैं. तो ISI मार्क वाली चीज़ें ही आपको खरीदनी चाहिए. सो इट इज़ एडवाइज टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट. Bureau of Indian Standards, New Delhi, assign a standard mark on product called ISI mark, which is an assurance of conformity to the specification given on the product. तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खरीदने जाते हैं तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, और वो एक बात का ध्यान क्या है कि आपको हमेशा ISI मार्क को ही खरीदना है. चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाए, छोटे से छोटा भी आपको ISI मार्क का ही लेना चाहिए. सो इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज़ ISI मार्क प्रोडक्ट. Fluorescent tubes and CFLs contain mercury vapor, toxic in nature. Therefore, damaged fluorescent tubes or CFL need to be disposed
डिस्पोज्ड ऑफ CFL। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं, CFLs आपके घरों में लगे होते हैं, अगर वो टूट गए हैं तो आप उन्हें बाहर कचरे में ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर के वेपर्स होते हैं मर्क्यूरी के, जो कि आपकी हेल्थ के लिए और किसी भी एनिमल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, सो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड। ठीक है, अब हम इसके बाद CFL के बाद ये देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो हीट होता है और हाई टेम्परेचर के कारण ग्लो करना शुरू कर देता है। If a large current passing through the wire may become so hot that it may even melt and break. But it is possible for a wire to melt and break. तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कोई वायर मेल्ट और ब्रेक हो सकता है। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम एक सर्किट बनाएंगे और हम बल्ब को तो नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारा बल्ब अगर ब्रेक हो गया तो उसके जो ग्लास पीसेस हैं वो आपको डैमेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आपका स्टील वूल वही जिससे कि घरों में यूटेंसिल्स को क्लियर किया जाता है। ठीक है, स्टील वूल के नाम से आता है वो, उसका एक वायर लेंगे। ठीक है, सो हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ अ 4 सेल। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको किसी वायर को बर्न करना है, जलाना है, तो ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा करंट ड्रॉ होगा। ज़्यादा करंट क्या करेगा, आपकी जो वायर है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और फिर हम समझ पाएंगे कि ज़्यादा करंट देने पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई और क्या आपका वायर मेल्ट हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, 4 सेल ली और उसमें ऑल्सो इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर हमने वहाँ पे एक स्टील वूल का यूज़ किया। ठीक है, स्टील वूल विच इज़ कॉमनली यूज टू क्लीनिंग द यूटेंसिल्स एंड इट इज़ अवेलेबल इन अ ग्रॉसरी शॉप, जो हमारी ग्रॉसरी शॉप में ईजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर आपके रूम में बहुत सारे फैन हैं तो सबको स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमें वायर को बहुत ज़्यादा गर्म करना है। Now pass the current to the circuit for some time. Observe the strand of a steel wool carefully. Note what happened. So हमने देखा कि क्या हो रहा है कि जो स्टील का वूल है वो गर्म होने लगा है, और गर्म होने के बाद जलना शुरू हो गया है। तो इसीलिए हर तरीके की जगह पर अलग अलग तरीके का वायर का यूज़ किया जाता है। जैसे फिलामेंट बल्ब में हम अलग तरीके का टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, एक ऐसा वायर जो कि गर्म करने के बाद ग्लो करता है। अब ये एक ऐसा वायर है जो हमारे घर में यूज होता है, वो ऐसा होता है कि जो हीट नहीं होता है, और एक और ऐसा वायर होता है जो गर्म करने पे जल जाता है। तो उसका भी हमने कहीं यूज किया है क्या, तो साइंस में हमने हर चीज का यूज किया हुआ है। तो चलिए अब उसका यूज हम जानेंगे थ्रू आवर एक्टिविटी 10.4। अब यूज क्या है, तो यूज इसके बहुत सारी जगह है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डिवाइस दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फ्यूज़, या फिर आजकल ये फ्यूज़ की जगह हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का भी यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़ क्या करते हैं, तो ये फ्यूज़ आपके घरों में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो देखिए 2 चीज़ों से प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, ओवरलोडिंग, ठीक है, और ओवर वोल्टेज। ठीक है, हमारे घर में या तो ओवर लोडिंग हो जाती है, या ओवर वोल्टेज, या फिर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में अगर फ्यूज़ आपके घर में नहीं लगा हुआ है तो आपके घर में फायर मतलब कि आग आपके अप्लायंसेस में लग सकती है। अब ये काम कैसे करता है या इसको क्या कहते हैं, तो फ्यूज़ इज़ अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। ये हमारे घर में क्या करता है, हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है बच्चों, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो बाहर स्विच बोर्ड मीटर लगा होता है वहाँ से जो लाइंस आती हैं उन लाइंस के बीच में छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है। ये फ्यूज़ क्या करता है, ये चेक करता है कि सेफ लिमिट में करंट आ रहा है या फिर नहीं। कैसी लिमिट में, सेफ लिमिट में। अगर सेफ लिमिट से एक्सीड ये होता है तो ये जो फ्यूज़ है ना, इसके अंदर एक वायर लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों, वायर, जिसे हम कहते हैं फ्यूज़ वायर। ठीक है, अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट जब भी किसी कॉइल में जाता है तो कुछ करंट हीट के फॉर्म में डेवलप होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी करंट जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा करंट जाता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, जब सेफ लिमिट में करंट है, मान लीजिए कि सेफ लिमिट है 10 एम्पियर,
ठीक है। तो क्या होगा, ये अपने में से करंट को पास होने देगा, ज़्यादा ये हीट अप भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 15 एम्पियर करंट जाने लगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा हीट अप होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो जल्दी से मेल्ट होके हट जाएगा और इस तरह से मेल्ट होगा कि ये सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा था कि अगर सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस तरह से ओपन आपके सर्किट को कर देगा और जो करंट ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है उसे आपके अप्लायंसेस तक पहुंचने नहीं देता है। तो ये वर्क है फ्यूज़ का। तो वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक। अब जनरली इसके अंदर जो वायर लगा होता है वो एक इस तरीके का वायर होता है जो जल्दी ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मतलब कि टूट जाता है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से वायर है तो ये पिघल के क्या होगा बेटा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। So when large electric current are passed through them, these wires are used for making electrical fuses. Basically कब ब्रेक होते हैं, जब ज़्यादा करंट इसमें से पास होता है और इन्हीं तरीके के वायर्स का यूज़ हम फ्यूज़ बनाने में करते हैं। क्लियर है, चलिए। So Never try to investigate an electric fuse connected to main circuit on your own. अब ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि फ्यूज़ आपको इस फॉर्म में भी दिख सकता है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, उस फॉर्म में भी। तो आप सोचे कि हम देख लेते हैं कि फ्यूज़ वायर क्या है, तो जाकर के आपने ओपन किया और हाथ में उसको टच कर लिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शॉक लग सकता है। तो यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न आउट फ्यूज़ विद द न्यू वंस। अब आपके घर में अगर कोई बर्न आउट फ्यूज़ है या फिर नया फ्यूज़ है तो उसके साथ में आप इसे कंपेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक शॉप पर या रिपेयर शॉप पर जाकर के आपको ये फ्यूज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कभी भी अपने घर के सर्किट में लगे हुए फ्यूज़ेस को आप बिल्कुल भी ना निकालें, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे घर में जब एक्सेसिव करंट आता है तब फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है। बट पॉइंट यह है कि एक्सेसिव करंट आता क्यों है, तो यहाँ पे एक रीज़न डिफाइन किया गया है। द वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। क्या होता है कि कई बार हमारे घर में ना 3 वायर्स आते हैं, 1 2 3, तीनों से करंट आएगा और एक से करंट मतलब कि एक से करंट आता है और 2 से करंट को रिटर्निंग पाथ मिलता है। ये बात आप थोड़ा आगे समझेंगे। तो बस आप अभी इतना समझ सकते हैं कि हमारे घर में 3 वायर्स आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा, पहली बात तो कि वायर्स के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन मतलब कि अंदर से ये कॉपर होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है। क्या डायरेक्ट आपने कभी भी कॉपर के वायर देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे। क्या कॉपर के वायर को आप डायरेक्ट यूज़ करते हो? बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हो। हर कॉपर के वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें करंट जाता है तो करंट जाएगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अभी हमने समझा। तो भाई कंडक्टर पे तो करंट जा रहा है, धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस हो रही है। 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, सालों साल हुई। अब कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों से यूज़ होते होते ये जो आपके कॉपर के वायर के ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा होता है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बार बार हीटअप होता है, फिर वो कूल डाउन होता है, फिर हीटअप होता है, तो इससे प्लास्टिक जो है वो टूटने लगता है। तो जैसे ही इस वायर के ऊपर का इंसुलेशन जो आपने लगाया है वो ब्रेक होता है तो ये अंदर से कॉपर का वायर नज़र आने लगता है। मान लीजिए कि एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रहा है जिसका भी इंसुलेशन टूटा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से एक्सेसिव करंट इस छोटी सी जगह से फ्लो करने लगता है, जिससे कि ज़्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो होता है। और अचानक से छोटे से वायर में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो कोई भी वायर हो वो जल जाता है। तो वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। वायर्स आपस में टच हो जाते हैं जिसकी वजह से भी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा फ्लो करने लगता है। दिस मे हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टेयर।
वेयर एंड टियर के कारण, मतलब वही टाइमली आप बहुत टाइम से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर खिंचाव आएगा, फिर वो लूज़ होता है, गर्म होगा तो लूज़ होता है, ठंडा होगा तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार वेयर एंड टियर के कारण इंसुलेशन जला जाता है। दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट, अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट। हाँ, तो ये भी मैंने आपको समझाया कि पहला रीज़न शॉर्ट सर्किट का क्या है कि दो वायर्स का आपस में कट हो जाना, आपस में टच हो जाना। नाउ अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। हमारे घर में सॉकेट लगा होता है, आपने देखा होगा मल्टीपल सॉकेट का एक आपके पास एक चीज़ आती है। अब उसमें बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं। अब आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें लगा दी, कूलर का कनेक्शन भी कर दिया, फ़ैन का भी कर दिया, आपके कंप्यूटर्स का भी कर दिया, बहुत सारी जगह से एक ही सॉकेट में आपने प्लग लगा दिए। तो होता क्या है कि एक ही पॉइंट से आप बहुत सारा करंट खींचने की कोशिश करते हो। अब जब इतना सारा करंट एक साथ एक ही जगह से आता है तो भाई उसकी वायर की कैपेसिटी तो कम है, पतला सा वायर है, इतना सारा करंट कैसे लेगा? तो इसी वजह से वो गर्म होता है और उसमें भी फायर हो जाती है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू द सिंगल सॉकेट. This may cause overload in the circuit. You might have read reports in newspaper about fires caused by short circuit and overloading. दोनों ही कंडीशन में घरों में आग लग सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। तो इन्हीं सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम हमारी बिल्डिंग्स में फ्यूजेस को इंसर्ट करते हैं। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके बिल्डिंग में लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि आप खेल रहे हो कॉलोनीज़ में, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ है वहाँ पर हम फ्यूजेस का यूज़ करते हैं। So there is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इतना मैक्सिमम करंट हमारे सर्किट से फ्लो कर सकता है। If by accident the current exceeds the safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर बहुत सारा करंट आ जाएगा तो वायर आपके ओवरहीटेड हो जाएंगे और फायर को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अगर मान लीजिए आपके पास फ्यूज़ है, फ्यूज़ सर्किट में लगा हुआ है, वो भी प्रॉपर क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि फ्यूज़ भी अलग अलग रेटिंग्स के आते हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। हमारे घर में मान लीजिए कि डिवाइस लगे हुए हैं 5 एम्पियर के, तो आपको 6 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक का, 5 से 6 ओनली, ठीक है, तो 6 एम्पियर तक का फ्यूज़ लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि डिवाइस लगा हुआ है आपका 8 एम्पियर, तो आपको 10 एम्पियर का फ्यूज़ लेना होगा। मतलब कि जिस लिमिट का आपका डिवाइस है उससे थोड़ी एक वैल्यू ज़्यादा का हम फ्यूज़ लेते हैं, ताकि क्या कर सकें कि हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सकें जो सेफ़ लिमिट तक जाए। और अगर उससे ज़्यादा करंट आता है डिवाइस में तो डिवाइस बर्न हो सकता है। देखिए, जो भी डिवाइस होता है ना, मान लीजिए कि उसकी करंट रेटिंग 5 है तो 5.52 तक तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का करंट आ रहा है, जैसे 6 एम्पियर आ गया, तो वो ज़रूर जलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 6 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया, जिसका मतलब है कि जैसे ही 6 एम्पियर आए, ब्लो ऑफ हो जाओ और सर्किट को हटा दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, सो अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। तो फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट्स में डैमेज होने के लिए उसे प्रोटेक्ट करता है और जो आग लगने के चांसेस होते हैं उन्हें भी रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है। ओके, सो दीज डे, अब आजकल क्या होता है, इस तरीके के आपके मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं जिसमें कि सामने इस तरीके की एक बटन लगी होती है जो कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में वायर को नहीं जलाती बल्कि ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने का मतलब ऑफ हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो ना दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस की जगह हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। तो जैसे ही हमारा करंट सेफ लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करता है, 10 एम्पियर अगर सेफ लिमिट है और जैसे ही 11 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। You turn them on and the circuit is once again completed. Okay,
अब मान लीजिए कि आपके घर में एक थोड़ी सी देर के लिए ओवर वोल्टेज आया, तो ये ट्रिप हो गया। जैसे ही ट्रिप हो गया तो करंट आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, फिर आप जाएं और इसे ऊपर उठा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आपको अगर ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कभी भी यूज़ करना है तो एक बात का ध्यान रखो, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये ISI मार्क जो है, ISI मार्क जो है, जैसा कि हमने भी पहले पढ़ा कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड एक साइन जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए, जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा एश्योरेंस हमें देती है, मतलब कि इसकी प्रोडक्टिविटी की एश्योरेंस इस मार्क से हमें मिलती है। ओके, सो ये मार्क ज़रूर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप लो, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप लो, तो आपको ये मार्क ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, okay, so always use proper fuses which have been specified for particular application carrying ISI mark. Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse. जैसा मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी मेटल या स्ट्रिप ऑफ थ्रेड को एज अ फ्यूज़ वायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में पुराना फ्यूज़ लगा हुआ है जिसमें कि थ्रेड लगा होता है। अब लोग क्या करते हैं कि ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो थ्रेड क्या होगा, बर्न हो जाएगा। अब उसकी जगह क्या लगाएं, तो कुछ भी उठा करके लगा दिया, एक मेटल का वायर लगा दिया, तो हर कुछ नहीं लगा सकते। एक स्पेसिफिक वायर होता है जो कि मेल्ट होता है, फायर को नहीं पकड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा स्टील वूल का यूज़, स्टील वूल क्या हो रहा था, बार बार फायर को पकड़ ले रहा था, तो ये तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर फ्यूज़ वायर का यूज़ होना चाहिए। बिना फ्यूज़ वायर के अलावा आप किसी भी और चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो अब ये जो फ्यूज़ है वो मार्केट में अलग अलग टाइप से अवेलेबल होते हैं। अभी हमने फ्यूज़ के बारे में समझा। अब ये बात है कि फ्यूज़ेस के टाइप्स ना बहुत सारे होते हैं। अब हमारे सर्किट्स में भी फ्यूज़ेस लगे होते हैं, हमारे डिवाइसेस में भी फ्यूज़ेस लगे होते हैं। तो जैसे टीवी में भी फ्यूज़ है, रेफ्रिजरेटर में भी फ्यूज़ है, तो ये हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देता, एक्चुअल में होता कहाँ है। तो बच्चों ये ना ऐसे कार्ट्रिज फॉर्म में भी फ्यूज़ होता है, रिवायरेबल फ्यूज़ भी होते हैं, स्विच फ्यूज़ भी होते हैं, ड्रॉप आउट फ्यूज़, मूव फ्यूज़, और ये देखिए छोटे छोटे से ऐसे पॉली फ्यूज़ेस, ये हमारे डिवाइसेस में लगे होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फ्यूज़ हमारे अलग अलग डिवाइस में और हमारे सर्किट में जनरली किस तरीके के फ्यूज़ होंगे, या तो स्विच फ्यूज़ होगा या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा। ठीक है ना। सो फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड फ्यूजेस आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके सर्किट में, सर्किट होता है हर एक के पीछे, आपने देखा होगा, टीवी को खोल के देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा, तो सबका एक सर्किट होता है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एक सर्किट है, क्योंकि बिना सर्किट के आप करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। इज दैट क्लियर। तो हर एक अप्लायंस में, कोई भी अप्लायंसेज हो, हर अप्लायंसेज के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और हर सर्किट का एक मेन पार्ट होता है फ्यूज़। और ये फ्यूज़ करंट के वैल्यू को लिमिट करता है, करंट लिमिटिंग डिवाइस भी इसलिए इसको कह सकते हो आप। ठीक है, चलो। सो okay, we observe that heating effect of the electric current and learn how we use it to our advantage. Does the electric current have another effects also? So एक छोटी सी बच्ची ये पूछ रही है कि हमने अभी आपने अभी बताया कि जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को आपने उसके एडवांटेज लिया उसकी इस प्रॉपर्टी का, और उससे आपने बहुत सारे डिवाइस बना दिए, जैसे हीटर बना दिया, टोस्टर बना दिया, अवन्स बना दिए। तो क्या और भी तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है? तो डेफिनेटली बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करंट की होती है। जैसे करंट जो है वो केमिकल इफेक्ट्स भी जनरेट करता है, करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है। तो हालांकि केमिकल अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो 8th क्लास में आप पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो येस, दे आर सो मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लाइक हीटिंग इफेक्ट के बारे में तो हमने जान ही लिया, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में और हीटर्स में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिकल इफेक्ट। तो मैकेनिकल इफेक्ट कहाँ पे देखा होगा आपने? आपके घर में जो फैन चलता है, मोटर्स चलती हैं, इसमें आप एनर्जी देते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो घूमने का काम करता है, मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो दैट मूवमेंट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से क्या ले सकते हो? मैकेनिकल एनर्जी भी ले सकते हो, प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगा? तो देखिए क्या होता है कि जब आप किसी आयरन के पीस पर, मान लीजिए कि ये एक आयरन का पीस है, इस आयरन के पीस पर अगर मैं कॉपर के वायर को इस तरह से लपेट दूं,
ठीक है, मैंने इसे पूरी तरीके से बाउंड किया हुआ है और यहाँ पे दो मुझे वायर मिले, एक वायर यहाँ पे और एक वायर ये यहाँ से मिला। अब इन दोनों के पीछे ना मैंने सप्लाई लगा दी, बीच में सप्लाई या वोल्टेज दे दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो वायर है उसके थ्रू करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए ये करंट गया। अब ये जो करंट है ना, ये आयरन के साथ मिलकर के क्या करता है, मैग्नेट की तरह उसे बिहेव करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका आयरन है, जब जब आप उसमें से करंट को पास करवाओगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। सो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये मैग्नेट की तरह बिहेवियर, ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब है इसके बाद लाइटनिंग इफेक्ट। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल करंट देते हो, तो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या होता है आपका लाइट। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होना, ये लाइट प्रोड्यूस होती है। प्लस उसके बाद केमिकल, तो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें कि हम किसी भी वायर में करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं और उसके ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की कोटिंग हो जाती है। तो ये क्यों हो पाती है, इसको हम क्या कहते हैं कि एक मटेरियल के ऊपर आपने दूसरे मटेरियल को कोट कर दिया। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन जो है ये हमें किस में मिलते हैं, ये सारे कन्वर्जन्स जो है ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम मेनली 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में। हमने डिफरेंट तरीकों को पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि कैसे एक आयरन के पीस को हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में या मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है। कार्डबोर्ड की ट्रे मतलब कि किसी भी ऐसे मटेरियल के ले सकते हो जिसमें कि जो इंसुलेटर हो, करंट जिसमें से फ्लो नहीं कर सकता। जैसे कि आप लकड़ी ले सकते हो, कागज़ ले सकते हो। ठीक है, सो टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स एंड एक मैच बॉक्स ले लो या तो, एंड रैप एन इलेक्ट्रिक वायर a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through the switch. ठीक है, इस तरह से जैसे आपको फिगर में दिख रहा था। ठीक है, नोट दैट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, ब्रिंग द बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। नाउ व्हाइल वाचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच ऑन द ऑन पोजीशन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, और ये जो अंकल यहाँ पे थे वो थे कौन। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया कि सर्किट में मेरे पास एक कॉपर का वायर था। इस कॉपर के वायर के पास, कॉपर का वायर मतलब कि एक तरीके का कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर। अब हमने क्या किया, इसके पास सेल को कनेक्ट कर दिया। सेल में से क्या हुआ, करंट पास हुआ। सेल में से करंट पास हुआ तो ये आपके कॉपर के वायर में गया। ये किसका वायर है, आपका कॉपर का वायर। ठीक है, इसमें से करंट को आपने पास करवाया। तो जब किसी कॉपर के वायर में करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हो जाती है का सिंपल मतलब ये है कि वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करने लगेगा। कैसे करेगा, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कंपास को रखा। आप कंपास को कैसे रखा, आपने इस वायर के ऊपर, ठीक है, आपने क्या किया, एक मैच बॉक्स के अंदर यहाँ पे इस तरह से निडल को रखा, कंपास निडल को। अब मैं इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये जो कंपास निडल है वो खुद मैग्नेट की बनी होती है, आगे डिटेल में और बताएंगे। और फिर मैग्नेट और मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो अब देखिए कि ये जो बॉक्स था इसके ऊपर से भी आपने इस वायर को लेके गए, मतलब कि बॉक्स के ऊपर से आपने वायर को लपेट के पूरा एक सर्किट कंप्लीट किया। अब जब करंट इसमें से पास होगा और अगर मान लीजिए कि कंपास निडल के ऊपर से सर्किट में करंट जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये मान लीजिए कि आपका सर्किट है और यहाँ पे निडल रखी है। ठीक है, इसको आपने एक बॉक्स के अंदर रखा। अब ये जो वायर पास हो रहा था, इस वायर को आपने इसके ऊपर से लपेटा, जैसे कि यहाँ पर है। तो क्या होगा कि जब इसमें करंट जाएगा तो ये वायर अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे तो ये जो मैग्नेट है ये उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगी। क्यों डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मैग्नेट आपस में आने के बाद या तो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर वही होगा, क्या होगा कि जब इसमें से करंट जाएगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो ये जो मैग्नेट की आपकी निडल है वो डिफ्लेक्शन अगर दिखाती है तो ये मैग्नेट है। तो हम जब इस पूरे सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, मतलब कि ये जो ओपन सर्किट है, इस ओपन सर्किट की जगह आप इसे जब क्लोज कर दोगे,
ठीक है, क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, इसमें से पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बहना शुरू हो जाएगा और ये डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगी। क्या करेगी, डिफ्लेक्शन करना, मतलब निडल जो है ये निडल मूव करना शुरू कर देगी, निडल मूव करना स्टार्ट कर देगी। और निडल का मूव करना इस बात को प्रूव करता है कि इस वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट आ चुका है। तो यस, इस केस में मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल जनरेट होगा। और ये जिनकी मैं बात कर रही थी, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, यही वो थे जिन्होंने इस लॉ को बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट को पास किया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, चलो now what do you observe, does the compass needle deflected? Yes, the compass needle if deflected, move the switch back to off position. Does the compass needle come back to its initial position? अब आप इसे वापस से ऑफ करेंगे तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, देख सकते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें यही इंडिकेट करता है कि ये जो कंपास है, अब कंपास क्या होता है बेटा, कंपास जो है बेसिकली पहले के ज़माने में, पहले बहुत जब तक हमारे पास डायरेक्शन और इन सब का आइडिया नहीं था, तो लोगों सबसे पहले ना कंपास का इन्वेंशन किया गया। कंपास का इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि डायरेक्शंस को पता लगाया जा सके। हमें इतना पता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसका वन एंड नॉर्थ और एक वन एंड साउथ की तरह होता है। ठीक है, और ये नॉर्थ और साउथ किसके होते हैं, मैग्नेट के होते हैं। लेकिन ये हमारी जोग्राफिकल, ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है। ये कौन है, जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है। एक्चुअल में हमारे अर्थ के अंदर कोर है, कोर मतलब कि हमारे अर्थ में एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। ठीक है ना, तो ये निडल की मदद से देखते थे कि भाई हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उनको पता है कि जो निडल है वो क्या करेगी, निडल मान लीजिए कि नॉर्थ पोल जो है वो एन, ये इसका एन साइड है और ये एस साइड है। तो अगर इस तरह से है तो मतलब कि इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड है मैग्नेट के, ये अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट के, आपके मैग्नेट की अर्थ के अपोजिट को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये जो निडल दिखा रही है वो किस डायरेक्शन को दिखा रही है, नॉर्थ को। ठीक है, क्योंकि उस साइड एक्चुअल में साउथ है। इसी तरीके से जो मैग्नेट का निडल का पीछे वाला पोर्शन होगा वो आपकी साउथ को डायरेक्शन को दिखाएगी, जो कि एक्चुअल में कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साउथ जो है ये आपके वर्ल्ड का साउथ नहीं है, ये एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कंपास को हम डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और साथ में क्योंकि ये जो निडल है यहाँ पे ये एक्चुअल में खुद एक मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेट है ये आपके कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है जो कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ होती है, जो कि किसी भी चीज़ को मैग्नेट बनाने का, ठीक है, क्या बनाने का, मैग्नेट बनाने का काम करती है। हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। फील्ड लाइंस का मतलब कि इस तरह से इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगी लेकिन होती है। अगर आपने कभी इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल को प्लेस कर दिया तो उसमें अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन है ये आपको शो करता है कि वहाँ ये मटेरियल मैग्नेटिक है। ठीक है, सो वी नो दैट द निडल ऑफ कंपास इज अ टिनी मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट होता है विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। कंपास निडल में जब भी आप इसे किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो वो डिफ्लेक्ट होती है। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in nearby wire. अब देखो हमें ये भी समझ में आया कि जब भी हम किसी कॉपर के वायर के पास जिसमें करंट जा रहा है वहाँ पे अगर निडल को रखते हैं तो अब भी ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आपको क्या समझ में आया, हमें ये प्रूफ हुआ है कि बिल्कुल, क्योंकि ये मैग्नेट के पास रखने पे भी डिफ्लेक्ट होती है और एक ऐसे वायर के पास रखने पे भी डिफ्लेक्ट होती है जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि ये
वायर मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। सो डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? तो यस, द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, सो this is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passes through the wire. अब इन्होंने कई बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार लगातार करके देखा। उन्होंने बार बार करंट को ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। जब भी इस सर्किट में करंट को ऑन करते थे, करंट को मतलब क्या, स्विच भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जब जब स्विच ऑन होता था तब तब इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता था, और जब जब आप इसमें सर्किट को ऑन करोगे ना, ऑन, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता था। और जब जब ये स्विच ऑन होता है मतलब कि सर्किट बंद होता था, तो ये जो डिफ्लेक्शन है उसमें कोई भी वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देता था, निडल अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ही दिखाई देती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि भाई करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। So when electric current passes through the wire, it behaves like a magnet. तो yes, जब भी किसी भी वायर से, आपको ध्यान रखना ना, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। So when electric current passes through the wire, it behaves like a magnet, ठीक है। This is the magnetic effect of electric current, और इसी को हम क्या कहते हैं, magnetic effect of electric current कहते हैं। In fact, an electric current can be used to make magnets. Even हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इस बेहतरीन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, मैग्नेट बनाने का काम करते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? क्या आपको लगता है कि हम इसकी तरह मैग्नेट बना सकते? तो बना ही सकते हैं भाई, इसमें सरप्राइजिंग की मुझे कोई बात नहीं लग रही, क्योंकि अब तक तो हम समझ चुके हैं कि अगर वायर में करंट जाएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि इस एप्लीकेशन का या आपकी इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमने किस में किया पता है आपको? इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपने इलेक्ट्रिक बेल में किया, ठीक है ना। सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों पढ़ेंगे? मैडम तो इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रही थी, तो भाई इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक बेल, आपके घर में जो बेल प्रेस करके आवाज़ आती है, एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो और मैग्नेट मतलब कि एक ऐसा मैग्नेट जिसको जब जब इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चल, तो इसके लिए हमने क्या किया, टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर एंड अ आयरन नेल, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक वायर लिया, इंसुलेटेड वायर लिया है, ठीक है, और एक आयरन की नेल ली। आयरन नेल मतलब कि आपका वही जो आप घर में यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो आयरन नेल के ऊपर आपने कॉपर की वायर को लपेटा एंड say about 6 to 10 centimeter. Wind the wire tightly around the nail in form of a coil and connect the free ends of the wire to the terminal of a cell. अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा था, इस तरह से आपको वायर को लपेट करके इसे दो बैटरी के एंड से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो क्या होता है। ओके, अब आपने बैटरी के एंड से कनेक्ट कर दिया। प्लेस सम पिन्स और ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। नाउ स्विच ऑन द करंट। अब आप क्या करोगे, इस नेल के पास स्विच ऑन करोगे तो आप क्या देखते हो कि ये जो नेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपके आयरन के नेल्स हैं, ये आपके इस छोटे से नेल में अटैच हुए आपको नज़र आते हैं। क्यों अटैच हो रहे होंगे? क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने आयरन के नेल में कॉपर के वायर को लपेटा, उसके दो एंड को ऐड किया, और अब ये जो आपका आयरन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, इसीलिए इसने नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। So what happened? Do the pins cling to the tip of the nail? Switch off the current. Are the pins still clinging to the end of the nail? तो बिल्कुल भाई ये जो आपकी नेल है उसके एंड पर ये पिन बिल्कुल ही अटैच होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। So the coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब जब आपने इस नेल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी। When the electric current is switched off, और जब जब आपने
करंट को ऑफ किया, इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो दिया, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती थी। जब ऑन करो तो मैग्नेट जैसी दिखती थी, बिहेव करती थी, और जब जब ऑफ किया तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब भी किसी ऐसे आयरन के पीस को जिस पे आपने कॉपर का वायर लपेटा हो और जब जब आप उसमें करंट देते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हाई लोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो कि इस तरह से आपके व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, जैसे क्रेन। ठीक है, तो ये क्रेन है जिसमें कि हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। ये जो क्रेन है इसके नीचे एक बड़ा सा मैग्नेट है, ये मैग्नेट एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ से स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो इसमें सप्लाई आता है और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो जितना भी गार्बेज होता है, ठीक है, जितना भी गार्बेज होता है उसके ऊपर इस क्रेन को इस तरह से लेके जाया जाता है और सारा मेटालिक स्ट्रक्चर जो है इस क्रेन में ऊपर जाकर के चिपक जाता है। तो इसका ये एक यूटिलाइजेशन क्रेन के साथ में बहुत ही अच्छा होता है। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। डॉक्टर यूज tiny electromagnet to take out the small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। मान लीजिए कि कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन का मटेरियल हमारी आंखों में चला गया या कहीं भी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर सिंपल आप एक छोटी सी पाइप को डाल करके उसे निकाल सकते हो, तो वहाँ पे हम एक छोटे से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। मैनी टॉय ऑल्सो हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। अब आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते होंगे। ठीक है ना। चले, तो वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पहली बात तो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, और दूसरी चीज़ कि सबसे कॉमनली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आप यूज़ करते हो वो बेल में करते हो, क्योंकि किसी के भी घर जाना हो आप जा कर के क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल को प्रेस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक बेल में एक्चुअल में एक ऐसा सर्किट होता है, यहाँ पे लगा होता है आयरन और इस आयरन के ऊपर कॉपर का वायर लगा होता है। ये कॉपर का वायर जो है ये बैटरी से कनेक्टेड है और स्विच से। ठीक है, जब जब करे आप इस पर प्रेस करते हो, मान लीजिए आपने प्रेस किया तो ये वायर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि इस पूरे सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाता है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करने से क्या होता है, तो यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप होती है, मैं इसको और अच्छे से आपको बताती हूँ। मेटालिक स्ट्रिप, ये मेटालिक स्ट्रिप क्या करती है, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करती है ना जब, तो ये जाकर के इस गोंग से, ये गोंग है, इससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपस में टकरा टकरा के साउंड क्रिएट करना लगती है। तो इस तरह से ये जो आपकी बेल है वो काम करती है। तो कैसे होता है बेटा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक दो पीस हैं आयरन की, आयरन का पीस है, ठीक है, इसके ऊपर ये कॉपर का वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये कॉपर का वायर कैसा लगा हुआ है, ऐसा। अब आप जब जब यहाँ से स्विच को प्रेस करते हो तो ये कॉपर का वायर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, ऐसी, ये मेटालिक स्ट्रिप के पास गोंग लगा है, तो आपने प्रेस किया तो ये वायर आगे बढ़ा तो आपका जो वायर है उसने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट कंप्लीट हुआ, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट हुआ तो इससे जाके टकरा गया और इस तरह से आवाज़ या फिर साउंड क्रिएट हो जाते हैं। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर बाउंड ऑन एन आयरन पीस। अब इसमें क्या होता है, एक आयरन पीस के ऊपर कॉइल लगी होती है, मतलब कि आयरन के ऊपर आपने कॉपर के वायर को लपेटा हुआ है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल बाउंड बाय द iron strips, iron wire. An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. अब आपने क्या किया हुआ है, एक आयरन का स्ट्रिप जो कि हैमर के पास लगा हुआ है उसको आपने वैसे ही उसके पास लगा के रखा हुआ है। ठीक है, नाउ देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है, दिख रहा है आप सबको, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इस आयरन स्ट्रिप के पास लगा होता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flowing through the coil which becomes a electromagnet. तो भाई जैसे आप प्रेस करोगे तो कांटेक्ट का मतलब क्या है कि जिसका कांटेक्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो जब ये कांटेक्ट करता है तो जैसे ही कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा।
करंट फ्लो हुआ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो ये जो स्ट्रिप है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी तो सामने एक दीवार है, कौन है वो, बेल, उससे जाकर के टकरा जाएगी। ठीक है, सो when the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet. If then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produces the sound. इस तरह से यहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो जब जब आप प्रेस करते हो स्विच को तब तब आपका स्क्रू जो है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है तो ये जो आयरन का लगा हुआ पीस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये मेटालिक स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा। मेटालिक स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा तो ये गोंग या बेल से जाकर के टकराएगा और आपको साउंड जो है यहाँ से क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, चलो। सो ये है आपका पूरा फंक्शन इलेक्ट्रिक बेल का। So however, when the electromagnetic pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the coil stops flowing while the coil remain an electromagnet. तो जब जब ये कॉन्टैक्ट स्क्रू सर्किट को कंप्लीट करता है तब तक साउंड आता है। जैसे ये आपने स्विच को दबाना बंद किया तो आपका ये सर्किट फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगा और जैसे जैसे इनकम्प्लीट होगा तो आपका ये साउंड जो है वो आपको क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आए। सो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस। तो हम क्या समझे यहाँ से, हम ये समझे कि the coil is no longer an electromagnet and it no longer attract the iron strip. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती और ये इसीलिए आयरन स्ट्रिप को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो द आयरन स्ट्रिप्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। दिस completes the circuit and the current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. Okay, so this process is repeated in a quick sensation. The hammer strikes the gong every time the circuit is complete and this is how the bell rings. तो इस तरह से बेल रिंग करती है और आई होप कि अब ये कैसे रिंग कर रही है, क्या होता है हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट के इफेक्ट्स, तो ये हमने जाना। हालांकि अभी हमने करंट के बारे में नहीं पढ़ा है, करंट के बारे में हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमने करंट से होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि किस तरह से करंट मैग्नेट क्रिएट करता है, किस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल क्या होते हैं। तो सारी बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अभी हमने ली है और प्लस हमने करंट के एप्लीकेशंस को जाना। ओके, अब हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching Step Up Academy. Share this app and this YouTube channel as much as you can. And all the best for your classes, all the best for your studies. Thanks for watching.